जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रत्येक जीव के बाहरी वातावरण में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। अब उन निरंतर परिवर्तनों के अनुसार उस जीव की क्रियाओं में भी परिवर्तन होते हैं। अब इन परिवर्तनों का पता लगाने के लिए और इन परिवर्तनों के अनुसार शरीर को समन्वित करने के लिए दो तंत्रों की अत्यंत आवश्यकता होती है। उन तंत्रों में पहला जो तंत्र होता है वो पहला तंत्र होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान करवाता है और ज्ञान करवाने के साथ साथ में उस परिवर्तन के अनुसार क्रिया क्या करनी है इसका निर्देश भी प्रदान करता है। और इस क्रिया को करने के लिए हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, देखो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर तंत्रिका कोशिकाओं का जाल पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, लेकिन प्रत्येक कोशिका के पास में, प्रत्येक सेल के पास, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक सेल के पास नर्व की सप्लाई नहीं होती, नर्व नहीं होती। तो उस कंडीशन में उस कोशिका को सिग्नल किस प्रकार से भेजा जाए, यहाँ पर ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखिए, समन्वय स्थापित करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट तंत्रिकाओं का जाल भी होता है, सभी प्रकार की क्रियाएं होती है, परंतु प्रत्येक कोशिका के पास में तंत्रिकाओं की आपूर्ति नहीं होती। तो फिर इन कोशिकाओं को किस प्रकार से सूचना दी जाए, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का निर्माण किया जाता है। और ये जो विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं, इनके द्वारा होने वाले समन्वय को ही हम कहते हैं रासायनिक समन्वय। और इस रासायनिक के समन्वय को करने के लिए हमारे शरीर में पाया जाता है अंतःस्रावी तंत्र। अब ये अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? अब अंतःस्रावी तंत्र में हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन और उन विभिन्न हार्मोनों के कार्य। अब जब हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे को ये जानना होगा कि ग्रंथियां किसको कहते हैं, ग्रंथियां किसको कहते हैं, फिर ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है और उनमें से अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है। ध्यान से सुनिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रंथियों की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? ग्रंथियों की। तो जब हम ग्रंथियों की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिए, ग्रंथि सबसे पहले ग्लैंड्स, ठीक, ये क्या होती है? सेल्स का समूह होती है, कोशिकाओं का समूह है, जिनसे क्या निकलता है? पदार्थ का श्रावण, जिनसे किसी न किसी पदार्थ का स्राव होता है, यानी कोई भी पदार्थ उनसे निकल रहा है तो उस पदार्थ का स्राव करने वाले कोशिकाओं के समूह को ग्रंथि कहते हैं। अब ये जो कोशिकाओं का समूह है, मान लो इस कोशिकाओं के समूह से ये पदार्थ निकल रहा है एक्स। अब इस एक्स पदार्थ को लाने का काम कौन कर रही है, यानी यहां से अंगों की ओर ले जाने का काम कौन करती है? तो उस काम, उस अंगों की ओर ले जाने के लिए जो नलिका है या नलिका नहीं है, उसके आधार पर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा जाता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं ग्रंथियों के प्रकार, ठीक है। तो ग्रंथियों के प्रकार में पहला जो ग्रंथियों का प्रकार है वो पहली ग्रंथियां कहलाती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब आप लोग सोचेंगे सर बाह्यस्रावी का मतलब क्या होता है? बाह्यस्रावी को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोक्राइन। अब एक्सोक्राइन ग्रंथियां कौन सी होती है, सुनिए, समझिए भी इस चीज को। यहां पर आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ये मान लिया कोई ग्रंथि है, इस ग्रंथि से कोई भी पदार्थ बनता है ए। अब इस ए पदार्थ को यहां पर ले जाना है, यहां पर, यह है इसका टारगेट ऑर्गन बी, लक्ष्य, जहां पर जाकर इस पदार्थ ए को क्रिया करनी है। अब यहां से इस ए ग्रंथि से इस पदार्थ को बी स्थान तक पहुंचाने के लिए अगर यदि खुद ग्रंथि की नलिका पाई जाती है, खुद ग्रंथि की नलिका उपस्थित है, अगर यदि ये नलिका उपस्थित है तो ऐसी ग्रंथियां कहलाती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां। तो इन ग्रंथियों में पदार्थों का परिवहन, ध्यान से सुनिए, पदार्थों का परिवहन स्वयं की नलिका के द्वारा होता है, पदार्थों का परिवहन स्वयं की नलिका के द्वारा, और स्वयं की नलिका के द्वारा परिवहन हो रहा है, इसी कारण इन ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। समझ में आई ये वाली बात? अब आप लोग सोचेंगे सर ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती कौन सी है? तो जब हम बात करते हैं नलिका युक्त ग्रंथियों के उदाहरण की, तो उदाहरण होता है, एग्जाम्पल की बात करें हम तो इसमें आ जाती है जैसे सिरोमिनस ग्रंथियां हैं, सीबेसियस ग्रंथियां हैं, तेल ग्रंथियां हैं। इसके अलावा सबसे जो जाना पहचाना उदाहरण है वो है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथियां हैं? लार ग्रंथि। अब ये जो लार ग्रंथियां होती है ये कहाँ पर उपस्थित होती है? ये लार ग्रंथियां उपस्थित होती है मुख गुहा में।
कहां पर उपस्थित होती है? मुख गुहा में। और मुख गुहा में किसका निर्माण करवाती है? लार का, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है, लार का निर्माण करवाती है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि इन ग्रंथियों से जो पदार्थ निकलता है उस पदार्थ का क्रिया स्थल ग्रंथि के पास होगा कि ग्रंथि से दूर होगा? पदार्थ का क्रिया स्थल ये ग्रंथि के पास में स्थित होता है। अब आप लोग सोचेंगे पास में क्यों? तो अब जैसे लार ग्रंथि मुख में स्थित होती है, अब इन लार ग्रंथि से जो बनने वाली लार है वो अगर यदि मुख में प्रयुक्त नहीं होती तो किसी दूसरे अंग तक ले जाने के लिए नलिकाओं का लंबाई भी बढ़ जाती, और नलिकाओं की लंबाई बढ़ जाती तो शरीर में जटिलता भी उत्पन्न हो जाती। इस कारण इन ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थों का क्रिया स्थल उस ग्रंथि के आसपास में ही स्थित होता है। दूसरी जो ग्रंथियां होती है वो दूसरी ग्रंथियां कहलाती है अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है वो सुनिए। अंतःस्रावी को अंग्रेजी में कहते हैं एंडोक्राइन। अब एंडो का मतलब क्या होता है? अंत है, अंदर, और क्राइन का मतलब होता है किसी पदार्थ को बाहर निकालना। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इनके अंदर होता क्या है? यहाँ पर भी मान लो ये कोशिकाओं का क्या है? समूह है, और यहाँ से पदार्थ एक्स बन रहा है, ठीक है। अब ये पदार्थ X है, इस पदार्थ X को कहां पर जाकर क्रिया करना है? Y पर। अब ये Y पर जब क्रिया कर रहा है, ये Y इसका कौन सा अंग हो गया? लक्ष्य, टारगेट ऑर्गन हो गया। तो अब यहां से ले जाने के लिए इसके बीच में नलिका नहीं होती, नलिका एब्सेंट है। अब जब नलिका एब्सेंट है इसी कारण इन ग्रंथियों को कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां। क्या कहेंगे? नलिकाहीन ग्रंथियां। तो डक्टलेस ग्रंथियां कौन सी होती है? नलिकाहीन, एंडोक्राइन। फिर अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो प्रश्न ये होगा कि सर इस पदार्थ X को इस बिंदु Y तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर कोई नलिका नहीं है, तो फिर इस पदार्थ का संचारण कौन करवाएगा? तो इस पदार्थ का संचारण करवाता है रक्त, ठीक है। यानी ये ग्रंथि इन पदार्थों को बनाने के बाद में किस में डाल देती है? रक्त में, और रक्त ही इसको लक्ष्य अंगों तक ले जाने का काम करता है। अब एक और प्रश्न कि सर रक्त तो हमारे शरीर के सभी अंगों तक संचालित होता है, फिर इसे पदार्थ को कैसे पता चलेगा कि इस वाई अंग में ही काम करना है? ये जाकर किसी दूसरे अंग जेड में भी तो काम कर सकता है। तो ये जो पदार्थ X निकला है, इस X के लिए ध्यान से सुनिएगा, इस X के ग्राही उपस्थित होते हैं वाई में, यानी इस X को ग्रहण करने के लिए वाई में क्या पाए जाते हैं? ग्राही। इस कारण हार्मोन संचारित तो पूरे शरीर में होता है परंतु कार्य एक विशिष्ट अंग पर ही करता है। तो यहां पर समझ में आया होगा आप लोगों को कि ये जो X पदार्थ है, X पदार्थ Y अंग पर ही क्यों कार्य करता है। अब यहां से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्या हो यदि इस Y अंग के ग्राहियों को हटा दिया जाए। तो Y अंग के अगर यदि ग्राहियों को हटा दिया तो फिर उसके बाद में X हार्मोन इस पदार्थ की इसकी पहचान ही नहीं कर पाएगा, और जब पहचान की क्रिया नहीं होगी तो सामने वाले अंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई अनुक्रिया भी नहीं होगी। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर रक्त के द्वारा जो भी पदार्थ निकलता है उस पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। और जो सामने लक्ष्य अंग होता है उस अंग में उस X पदार्थ के लिए ग्राही पाए जाते हैं, और इनमें नलिकाएं अनुपस्थित होती है, इस कारण इनको नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये पदार्थ जो निकला है इनसे निकलने वाले पदार्थ को हार्मोन कहते हैं, पदार्थ को हार्मोन। अब ये जो पदार्थ को हार्मोन या हार्मोन कहा है, ये हार्मोन शब्द ध्यान से सुनिए, ये हार्मोन शब्द जिस वैज्ञानिक ने दिया है उसका नाम है स्टर्लिंग। हार्मोन शब्द किसने दिया है? स्टर्लिंग ने। हार्मोन शब्द किसने दिया है? स्टर्लिंग ने। अब स्टर्लिंग ने, ध्यान से सुनिए, हार्मोन शब्द, इस हार्मोन शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। यानी ये ज्यादातर जो हार्मोन होते हैं वो जाकर लक्ष्य अंग की क्रियाओं को क्या कर देते हैं? प्रेरित कर देते हैं। इसी कारण इस स्टर्लिंग ने ऐसे पदार्थों को नाम दिया है हार्मोन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इस हार्मोन की खोज किसने की? देखो शब्द तो किसने दिया है? स्टर्लिंग। और जब हार्मोन की खोज की बात करते हैं तो इस हार्मोन का खोज करता है बेलिस।
खोजकर्ता कौन है? बेलिस। और इस बेलिस के साथ में दूसरा एक और है स्टर्लिंग। तो आप लोगों से पूछा जाए हार्मोन के खोजकर्ता कौन है? बेलिस और स्टर्लिंग। और हार्मोन शब्द किसने दिया है? स्टर्लिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इन दोनों ने हार्मोन कौन सा खोजा? तो इन्होंने जो खोजा था वो पहला हार्मोन, फर्स्ट हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन। क्या नाम है? सिक्रेटिन। जो कि कहां से निकलता है? हमारी जो आंत्र होती है उस आंत्र के ग्रहणी भाग से निकलता है, यानी छोटी आंत के ग्रहणी भाग से निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? ये सिक्रेटिन हार्मोन। समझ में आई वाली बात? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इस हार्मोन में कोई और भी विशेषता होती है क्या? तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये हार्मोन कैसे होते हैं? ये हार्मोन होते हैं अपोषक पदार्थ। हार्मोन कैसे होते हैं? अपोषक पदार्थ। अब आप लोग सोचे होंगे कि सर ये अपोषक का मतलब क्या होता है? यानी ऐसा पदार्थ जिसको हम कितना भी खा लें उससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, यानी कोशिकाएं इसको ऊर्जा की इकाइयों के रूप में काम में नहीं लेती। समझ में आई? तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अपोषक पदार्थ। फिर इसके अलावा ये रसायन है और सूचनाओं को ले जा रहा है, इसी कारण इसको कहते हैं केमिकल मैसेंजर। क्या कहते हैं? केमिकल मैसेंजर। ठीक है, तो ये कौन हो गया? दूसरा केमिकल मैसेंजर। अच्छा, ये एक ही कोशिका के अंदर ही अंदर काम करता है कि दो अलग अलग कोशिकाओं के बीच में? यानी एक तो ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ही काम करे, और एक दूसरा दो कोशिकाओं के बीच में कम्युनिकेट, चाहे वो पास पास में हो चाहे दूर हो। तो यहां पर ये दो कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है, इसी कारण इसको कहते हैं अंतर कोशिकीय रसायन। क्या कहते हैं? अंतर कोशिकीय संदेशवाहक भी कह सकते हैं और अंतर कोशिका रसायन भी कह सकते हैं। अंतर कोशिका रसायन। और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर। ठीक है, तो ये अंतर कोशिकीय रसायन कौन हो गया? हार्मोन। याद रह जाएगी वाली बात। ये जो हार्मोन होते हैं ये जाति विशिष्ट नहीं होते, जाति विशिष्ट नहीं होते। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जाति विशिष्ट का अर्थ क्या होता है? जाति विशिष्ट का अर्थ क्या होता है? जाति विशिष्ट का मतलब जैसे मानव का हार्मोन अगर यदि किसी दूसरे जीव में भी लगा दिया जाए तो वही काम करेगा जो कि मानव में कर रहा होता है। जैसे मानव के वृद्धि हार्मोन को यदि चूहों में इंजेक्ट करवा दिया जाए तो उन चूहों का आकार प्रकार बढ़ने लग जाएगा। सही है? तो इस प्रकार ये जाति विशिष्ट नहीं होते, यानी ऐसा नहीं होता कि एक जाति का हार्मोन उस एक जाति में ही काम करेगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो हार्मोनों के गुण हो गए, फिर इन हार्मोनों के गुणों के बाद में आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका क्रिया स्थल इसके पास में होता है, तो इनका क्रिया स्थल कहां पर हो सकता है? तो इन हार्मोनों का क्रिया स्थल पास भी हो सकता है, ठीक है, और दूर भी हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर पास भी कैसे और दूर भी कैसे? जैसे हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन पीयूष ग्रंथि पर क्रिया करते हैं, तो अब हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि दोनों एक दूसरे के पास पास में होते हैं, तो इस प्रकार पास भी हो सकते हैं। और दूसरा जैसे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन ACTH एड्रिनल ग्रंथि पर क्रिया करता है। अब जब वो एड्रिनल ग्रंथि पर आ रहा है तो ये अंग दूर भी स्थित हो सकते हैं, तो हार्मोनों के क्रिया स्थल पास भी हो सकते हैं और हार्मोनों के क्रिया स्थल दूर भी हो सकते हैं। ये इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों के। अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों का जब हम अध्ययन करते हैं, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों का जब अध्ययन करते हैं तो इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन की क्रिया को, इनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अध्ययन करना अंतःस्रावी विज्ञान कहलाता है। और इसी अध्ययन को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी। तो आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को ही एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। और ये जो एंडोक्राइनोलॉजी है इसके जनक के ऊपर यदि हम बात करते हैं तो इसका जनक है थॉमस एडिसन। एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कौन है? थॉमस एडिसन। अब ये जो थॉमस एडिसन है, इस एडिसन ने क्या बात बताई थी कि हमारे शरीर में किडनी के ऊपर एक टोपी के समान ग्रंथि पाई जाती है। उस टोपी के समान ग्रंथि को हम कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड का मतलब होता है ऊपर, रीनल का मतलब होता है किडनी। और उस एड्रिनल के ऊपर किडनी के ऊपर उपस्थित होने के कारण उसको क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। और इस एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी जो भाग होता है उस बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स।
ठीक है। तो इसने इस एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को हटा दिया और इस भाग को हटाने पर, कोर्टेक्स भाग को हटाने पर जो रोग होता है, जो लक्षण प्रकट होते हैं, उन लक्षणों को इसने कहा एडिसन का रोग। ठीक है, कि जब भी इस एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को हटा देते हैं तो कोर्टेक्स भाग को हटाने पर एडिसन का रोग होता है। समझ में आ गई ये वाली बात। अब यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हमारे को इस अध्याय में विस्तार से समझना है। अब इन अंतःस्रावी ग्रंथियों की जब हम बात करते हैं तो इनमें पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, ठीक है, इसके अलावा थाइमस है, पेंक्रियाज है, ये सारी की सारी किस प्रकार की ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अब उसके बाद में आगे का दूसरा भाग कौन सा हो गया, अंतःस्रावी। अब हम जब तीसरे भाग की बात करते हैं तो तीसरा भाग कौन सा होता है, तीसरा भाग कहलाता है मिश्रित ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां होती है, मिश्रित ग्रंथियां। अब देखो मिश्रित, नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनमें किसी न किसी का क्या पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। तो अब ये इसमें मिश्रण होता क्या है, जैसे सपोज दैट यहां पर मान लो ये कोई ग्रंथि है, ठीक है, इस ग्रंथि से दो पदार्थ निकल रहे हैं, एक पदार्थ तो निकल रहा है X और दूसरा पदार्थ निकल रहा है Y, ठीक है। इस X पदार्थ का परिवहन तो किसी नलिका के द्वारा हो रहा है, यानी कोई नलिका इस X को ले जा रही है, और ये जो वायु पदार्थ है, इस वायु पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा हो रहा है, रक्त के द्वारा। तो अब रक्त के द्वारा परिवहन किसका होता है, हार्मोनों का, और नलिकाओं के द्वारा किसी एंजाइम का परिवहन होता है। तो अब यहां पर इस ग्रंथि का कुछ भाग तो कैसा है, एक्सोक्राइन, और कुछ भाग कैसा है, एंडोक्राइन, यानी ये आधी एंडोक्राइन भी है और आधी एक्सोक्राइन भी है। इस कारण ऐसी ग्रंथियों को कहते हैं कौन सी, मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका एग्जाम्पल कौन है। तो जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है पेंक्रियाज। एग्जाम्पल कौन सी ग्लैंड है, पेंक्रियाज, जिसको हम अग्नाशय के नाम से जानते हैं। कौन सी ग्रंथि के नाम से जानते हैं, अग्नाशय के नाम से जानते हैं। अब ये जो पेंक्रियाज है, इस पेंक्रियाज में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग। इसका जो पहला भाग है, वो पहला भाग तो होता है एसिनर भाग। ये जो एसिनर भाग है, इससे निकलते हैं पाचक एंजाइम। क्या निकलते हैं, पाचक एंजाइम। और ये पाचक एंजाइमों से जो मिलकर बना हुआ रस है, इस रस को कहते हैं अग्नाशय रस। क्या कहते हैं, अग्नाशय रस। और इस अग्नाशय रस को ये ग्रंथि अग्नाशय नलिका के द्वारा सीधा किस में डाल देती है, आहार नाल में। तो यहां पर निकलने वाले पदार्थों का परिवहन करने के लिए कौन पाई जाती है, नलिका पाई जाती है। तो ये एसिनर वाला भाग तो कैसा हो गया, बाह्य स्रावी। और दूसरा जो इसमें भाग होता है, वो दूसरा भाग कहलाता है लैंगरहैंस के द्वीप। क्या कहलाता है, लैंगरहैंस के द्वीप। और ये जो लैंगरहैंस के द्वीप है, इन लैंगरहैंस के द्वीप से आप लोगों को मालूम हो तो इसमें अल्फा, बीटा, गामा 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। इनसे निकलता है इंसुलिन एक तो, और दूसरा आप लोगों ने ये नाम भी सुना होगा, ग्लूकागोन। फिलहाल तो ये दो ही नाम याद रखो, इंसुलिन और ग्लूकागोन। अब ये जो इंसुलिन और ग्लूकागोन है, इनका परिवहन किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा। तो ये इतना सा लैंगरहैंस के द्वीप वाला भाग कैसा हो गया, अंतःस्रावी। तो बाह्य स्रावी भाग भी है और अंतःस्रावी भाग भी है। इसी कारण अग्नाशय को कौन सी ग्रंथि कहते हैं हम, इसी कारण अग्नाशय ग्रंथि को कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो जितनी भी ग्रंथियां हैं, उन सभी ग्रंथियों को उससे बनने वाले पदार्थों के परिवहन किस चीज के द्वारा होता है, उस परिवहन के आधार पर कितने भागों में विभक्त करते हैं, 3 भागों में विभक्त करते हैं, बाह्य स्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियां। अब उम्मीद करता हूं आप लोगों के ये समझ में आया होगा कि हार्मोन शब्द किसने दिया, हार्मोन दिया है बेलिस, स्टर्लिंग ने। खोज किसने की, बेलिस और स्टर्लिंग ने। कौन से हार्मोन की खोज की, सेक्रेटिन हार्मोन की खोज की। अब हार्मोन एक्चुअल में होते क्या है, हार्मोन अपोषक रसायन होते हैं, यानी जिनसे पोषण प्राप्त नहीं होता, रासायनिक संदेशवाहक का काम करवाते हैं, जो दो कोशिकाओं के बीच में, दो अंगों के बीच में कम्युनिकेट या आदान, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये जाति विशिष्ट नहीं होते, यानी एक जाति का हार्मोन दूसरी जाति में भी काम में लिया जा सकता है। ये इनके क्रिया स्थल पास भी हो सकते हैं और इनके क्रिया स्थल दूर भी हो सकते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण, अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण कौन कौन से होते हैं।
जिसमें आप लोग जानते होंगे पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, थाइमस, इसके अलावा अग्नाशय का कुछ भाग जो अभी अभी हमने पढ़ा है, फिर इसके अलावा वर्षण अंडाशय के भी कुछ भागों के द्वारा हार्मोनों का निर्माण होता है। तो अब हमें इन सभी कोशिकाओं इन सभी अंगों की, इन सभी ग्रंथियों की क्रियाविधि का अध्ययन करना है। अब अगला जो प्रश्न आता है वो अगला प्रश्न आता है कि सर क्या इन हार्मोनों का निर्माण कभी भी हो जाए? क्या ये हार्मोन एनी टाइम बनते रहते हैं या आवश्यकता पड़ने पर ही बनते हैं? अर्थात इन अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रिया का नियमन, रेगुलेशन किस प्रकार से होता है? तो आप लोगों को अब मैं सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियमन करने के लिए जो हमारे शरीर का अंग है वो अंग बता रहा हूं। उस अंग का नाम है हाइपोथैलेमस। अब देखो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस आप लोगों को मालूम हो तो ये हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है, उस अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? उस अग्र मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग। ठीक, और उस अग्र मस्तिष्क के भाग को हम क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए। ये जैसे अग्र मस्तिष्क का जो भाग है, ये भाग एक बंद कमरे की तरह होता है, और इस बंद कमरे की तरह जो भाग है, इस भाग को कहते हैं डाईएनसेफेलॉन। क्या कहते हैं? डाईएनसेफेलॉन। ठीक है, तो ये कौन सा भाग है? डाईएनसेफेलॉन। अब इस डाईएनसेफेलॉन में कितनी संरचनाएं आपको दिख रही होंगी? इस डाईएनसेफेलॉन में आप लोगों को इसकी छत दिख रही है। ये जो छत वाला भाग है ये तो कहलाता है एपिथैलेमस। ध्यान से सुनिएगा, छत वाला भाग तो कौन सा है? एपिथैलेमस। इसकी ये जो दीवारों वाला भाग है, ये दीवारों वाला भाग कहलाता है थैलेमस। ठीक, कौन सा भाग है ये? थैलेमस। और इसका ये जो नीचे फर्श वाला भाग है, यही फर्श वाला भाग कौन है? हाइपोथैलेमस। तो इस डाईएनसेफेलॉन के कितने भाग हो गए? 3 भाग, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब ये जो एपिथैलेमस है, इस एपिथैलेमस से यहां पर एक ग्रंथि जुड़ी होती है। इस ग्रंथि को कहते हैं पीनियल ग्रंथि। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमारे को अभी यहां पर ये हाइपोथैलेमस में पीनियल ग्रंथि क्यों बता रहे हो? तो आप लोगों को जब आगे मैं पीनियल ग्रंथि बताऊंगा तो उस समय कि ये ग्रंथि कहां पर उपस्थित होती है, ये आप लोगों को जानने के लिए पीनियल ग्रंथि याद रखनी होगी। फिर उसके बाद में ये जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस में क्या होता है? ये हाइपोथैलेमस की हम जब बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, इस हाइपोथैलेमस में हमारे शरीर में भूख को, ध्यान से समझिए, भूख, प्यास, तृप्ति, इसके अलावा तापमान, इन सभी क्रियाओं के नियमन के केंद्र पाए जाते हैं। अब ये जो हाइपोथैलेमस है, ये इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण करने के साथ साथ इसमें कुछ कोशिकाओं के समूह भी पाए जाते हैं। अब ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं से पदार्थों का स्राव होता है। इसी कारण ये जो स्रावी कोशिकाओं का स्राव होने के कारण ही इन कोशिकाओं को क्या कहा है हमने? स्रावी कोशिका। तो इसमें किसके समूह है? स्रावी कोशिकाओं के समूह, स्रावी सेल्स के समूह। और ये जो स्रावी सेल्स के समूह है, इन्हीं स्रावी कोशिकाओं के समूह को कहते हैं न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई। यानी इनमें कई न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इन कोशिकाओं को कहते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल। क्या कहते हैं? न्यूरोसिक्रेटरी सेल। अब देखो, सीक्रेशन का मतलब तो क्या होता है? स्रावी, और तंत्र का भाग है, इसी कारण क्या नाम दिया है? न्यूरो। तो हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल के समूह होते हैं, उन समूह को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई। ठीक है, अब ये जो समूह है, इन समूह से क्या निकलते हैं? हार्मोन। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इन समूह से क्या निकलते हैं? हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस में किसके समूह है? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। और ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, समझिएगा, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, इन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स से हार्मोन निकलते हैं। ये हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो कहलाते हैं मोचक हार्मोन। कौन से हार्मोन होते हैं? मोचक हार्मोन। और दूसरे होते हैं मोचक हार्मोन, और दूसरे होते हैं संदमक हार्मोन। तो ये हार्मोन कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। एक तो मोचक हार्मोन और दूसरा कौन सा है? संदमक हार्मोन। मोचक हार्मोन को हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? रिलीजिंग हार्मोन। अभी थोड़ी देर में इनके काम बता रहा हूं, रिलीजिंग हार्मोन। और दूसरा हार्मोन जो है वो है संदमक हार्मोन। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये कितने प्रकार के हार्मोन हो गए? 2 प्रकार के। एक तो मोचक
हार्मोन और दूसरा कौन सा है, इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ये जो इनहिबिटिंग हार्मोन है, इस इनहिबिटिंग हार्मोन में हम लास्ट में जब भी लिखेंगे तो इसके अंत में लगाएंगे IH, और जहां पर भी मोचक हार्मोन लिखेंगे उसके अंत में क्या लगाएंगे, RH। अब देखो मोचक, मोचक का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ना, यानी ये जहां पर भी जाएंगे वहां से किसी न किसी पदार्थ का मोचन करवाएंगे। तो ये क्या काम करवाते हैं, ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, ध्यान से सुनिए, पीयूष ग्रंथि की जो क्रिया करती है, उस पीयूष ग्रंथि की क्रिया को बढ़ाते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि की क्रिया को बढ़ाने का काम करवाते हैं। तो अब पीयूष ग्रंथि की क्रिया को बढ़ाने का काम किसका है, मोचक हार्मोन, और इन हार्मोनों का काम क्या होता है, पीयूष ग्रंथि की क्रिया को घटाने का काम होता है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे हाइपोथैलेमस किसका नियंत्रण कर रहा है, हाइपोथैलेमस नियंत्रण कर रहा है पीयूष ग्रंथि का। किसका नियंत्रण कर रहा है, पीयूष ग्रंथि का। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों का, ध्यान से सुनिए, पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों का, अन्य जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन अन्य सभी ग्रंथियों का, अन्य ग्रंथियों का नियंत्रण, अन्य ग्रंथियों का क्या करवाती है, नियंत्रण। कौन करवाती है, पीयूष ग्रंथि। तो अब ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये तो बाकी सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करवा रही है, और पीयूष का खुद का नियंत्रण कौन करवा रहा है, हाइपोथैलेमस। अब पीयूष ग्रंथि बाकी का नियंत्रण करवा रही है, इसी कारण इस ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड कौन है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। लेकिन अब इस मास्टर का भी कौन कंट्रोल करवा रहा है, हाइपोथैलेमस, इसी कारण इसको कहते हैं हेड मास्टर ग्लैंड। तो अब मास्टर का भी हेड कौन है, हाइपोथैलेमस। तो यहां पर ये ग्रंथियां, ध्यान से सुनिए, अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण तो कौन करवाती है, पीयूष, और खुद पीयूष का नियंत्रण कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस। किसके माध्यम से करवाता है, दो प्रकार के हार्मोनों से, एक तो होते हैं मोचक हार्मोन और दूसरे कौन से होते हैं, संदमक हार्मोन। मोचक हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलकर जाकर क्या काम करवाएंगे, पीयूष ग्रंथि की क्रिया को बढ़ाएंगे, और संदमक हार्मोन पीयूष ग्रंथि की क्रिया को घटाएंगे, ठीक है। अब यहां पर ये जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस में ही यहां पर दो केंद्र होते हैं। एक केंद्र को कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक, क्या कहते हैं, सुप्रा ऑप्टिक, और जो दूसरा केंद्र है वो दूसरा केंद्र है पैरा वेंट्रिकुलस। तो कितने केंद्र हो गए, यहां पर दो और केंद्र है, एक का नाम तो है सुप्रा ऑप्टिक और दूसरे का है पैरा वेंट्रिकुलस। अब इन दोनों केंद्रकों के द्वारा दो हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोनों के काम हम बाद में पढ़ेंगे। एक का नाम तो है ADH, ठीक है, और दूसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन। आप लोगों ने दोनों नाम सुन रखे होंगे, ADH और ऑक्सीटोसिन। ADH का ही दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। अब ये जो है, ये हार्मोन कहां पर जाते हैं और कैसे पीयूष ग्रंथि की क्रियाओं को या शरीर की क्रियाओं पर क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये इतनी सी कहानी समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हाइपोथैलेमस को आप देख रहे हो तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम कर रहा है, तो साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र का भाग भी है। यानी एक तरीके से हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी तंत्र का भाग भी है और दूसरे तरीके से तंत्रिका तंत्र का भाग भी है। तो इस कारण हाइपोथैलेमस तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में नेक्स्ट जो प्रश्न आना चाहिए था कि ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन पीयूष ग्रंथि तक जाते हैं, लेकिन जाते कैसे हैं, किस प्रकार से उन हार्मोनों को पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाया जाएगा। तो यहां पर किस प्रकार से तो इस ADH ऑक्सीटोसिन को पहुंचाया जाएगा और किस प्रकार से इस मोचक और संदमक हार्मोनों को पहुंचाया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि इस हाइपोथैलेमस और यहां पर ये जो जुड़ी हुई ग्रंथि है, इस जुड़ी हुई ग्रंथि पीयूष के मध्य कौन सा सिद्धांत या किस प्रकार का कनेक्शन पाया जाता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि का जॉइंट या किस प्रकार से इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, पीयूष ग्रंथि की अभी मैं आपको कंप्लीट संरचना नहीं, केवल इन दोनों का संधि ही समझा रहा हूं। तो जब हम पीयूष ग्रंथि की संरचना देखते हैं तो पीयूष ग्रंथि वैसे तो एक्चुअल में होती है मटर के दाने के समान, और जब हम पीयूष ग्रंथि की संरचना की बात करते हैं
तो इस पीयूष ग्रंथि की संरचना में दो भाग पाए जाते हैं और इन दोनों भागों में इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। और इसके ऊपर की ओर ये जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि के ऊपर की ओर इस प्रकार से एक एरिया, एक भाग यहां पर स्थित होता है। अब ये जो ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग तो किसका है? हाइपोथैलेमस का। किसका है? हाइपोथैलेमस का। और इस पीयूष ग्रंथि में ये वाला जो भाग है, ये तो इसका कहलाता है एडिनोहाइपोफाइसिस। क्यों? क्योंकि पीयूष ग्रंथि का ही दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। तो पहला भाग तो कौन सा हो गया? एडिनोहाइपोफाइसिस। और दूसरा ये जो साइड वाला भाग है, यह साइड वाला भाग है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो पीयूष ग्रंथि के कितने भाग हो गए? ये अब तक इतना ही याद रख लीजिए फिलहाल, तो आगे पूरी संरचना पीयूष ग्रंथि की संरचना में बताने वाला हूं। तो एक तो है न्यूरोहाइपोफाइसिस, दूसरा कौन सा है? एडिनोहाइपोफाइसिस। और ये कौन है? हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस के ये कौन है? न्यूक्लियाई, जिनमें अभी कौन से हो सकते हैं? सुप्रा ऑप्टिक और पैरा वेंट्रिकुलस न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं, बाकी दूसरे न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं। अब सुनिए, यहां से इस हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन बनते हैं, उन हार्मोनों को उन बनने वाले हार्मोनों को लाने के लिए इस हाइपोथैलेमस से इस प्रकार से एक रक्त वाहिनी उत्पन्न होती है। यह रक्त वाहिनी आती है एडिनोहाइपोफाइसिस में, और एडिनोहाइपोफाइसिस में आने के बाद में यहां पर छोटी छोटी रक्त केशिकाओं का क्या बना लेती है? जाल बना लेती है, ठीक है। अब ये किसका जाल बना रही है? रक्त केशिकाओं का जाल बनाती है। और इसी एडिनोहाइपोफाइसिस को कहते हैं अग्रपाली। क्या कहते हैं? अग्रपाली। अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो रक्त केशिका है, ये रक्त केशिका एक अंग से दूसरे अंग में रक्त ले जा रही है। यानी ये रक्त वाहिनी कहां से कहां की ओर रक्त ले जा रही है? एक अंग से दूसरे अंग में रक्त ले जाने का काम कर रही है। अब आप लोगों ने परिसंचरण तंत्र में पढ़ा होगा कि रक्त लाने ले जाने के लिए नलिकाएं तीन प्रकार की होती है। एक तो धमनियां जो रक्त हृदय से दूर ले जाती है, एक शिराएं जो रक्त को हृदय की ओर लाती है, और तीसरी होती है केशिकाएं जो दोनों के संधि स्थल पर और कोशिकाओं के बीच में रक्त को वितरित करने का या उस अंतराली द्रव को वितरित करने का काम करती है। अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये ना तो हृदय से ला रही है, ना हृदय में ले जा रही है। तो जब कोई रक्त वाहिनी एक अंग से रक्त को किसी दूसरे अंग में ले जाने का कार्य करती है, तो इस प्रकार की रक्त वाहिनी को कहते हैं निवाहिका शिरा। ऐसी रक्त वाहिनी जो अंग से रक्त को लेकर किसी दूसरे हृदय के स्थान पर किसी दूसरे अंग में लेकर जाए, तो उसको क्या कहते हैं? निवाहिका शिरा। और निवाहिका शिरा को अंग्रेजी में कहते हैं पोर्टल वेन। क्या कहते हैं? पोर्टल वेन। तो ये कौन सी शिरा हो गई? निवाहिका शिरा, पोर्टल वेन। अब ये पोर्टल वेन किससे जोड़ रही है? हाइपोथैलेमस को हाइपोफाइसिस से। किससे जोड़ रही है? देखो, पीयूष ग्रंथि के लिए अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा शब्द और काम में ले लेते हैं? हाइपोफाइसिस काम में ले लेते हैं। और ये कौन है? हाइपोथैलेमस। तो यहां पर ये निवाहिका किसको किससे जोड़ रही है? हाइपोथैलेमस को। तो इसी कारण हाइपोथैलेमस का नाम तो ले लेते हैं हाइपोथैलेमो। क्या नाम ले लेते हैं? हाइपोथैलेमो। और दूसरा किसको जोड़ रही है? हाइपोफाइसिस से जोड़ रही है। तो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसिस निवाहिका तंत्र। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसिस निवाहिका तंत्र। समझ में आई वाली बात? अब यहां से जब रक्त आएगा तो इसको जितने भी हार्मोन है, चाहे वो RH वाले हो और चाहे IH वाले हो। RH का मतलब तो समझ गए होंगे, चाहे मोचक हार्मोन हो चाहे संधमक हार्मोन हो। अब इन मोचक और संधमक हार्मोनों को जैसे ही ये रक्त वाहिनी में डालेगी, अब ये रक्त वाहिनी रक्त को लेकर जैसे ही इस अग्रपाली में आएगी, तो अब यहां से इन सभी हार्मोनों को किसको प्रदान कर दिया जाएगा? अग्रपाली को प्रदान कर दिया जाएगा। और ये अग्रपाली फिर से यहां से क्या निकालेगी? हार्मोन। और उनके प्रभाव में, इन हार्मोनों के प्रभाव में जो हार्मोन निकलेंगे वो सारे के सारे
हार्मोनों का स्राव करवाएगी जो अन्य ग्रंथियों का नियंत्रण करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जो RH और IH हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि में किस तंत्र के द्वारा पहुंचते हैं, तो आपको पता चलेगा वो पहुंचते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसिस निवाहिका तंत्र या निवाहिका सिरा के द्वारा। और निवाहिका सिरा किसको कहते हैं, यह समझ में आया होगा कि जब कोई सिरा या कोई रक्त वाहिनी रक्त को अंग से हृदय के बजाय किसी दूसरे अंग में लेकर चली जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, निवाहिका सिरा कहते हैं। अब ये तो कहानी हो गई किसकी, इस अग्रपाली के नियंत्रण की। दूसरा हमारे जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो अब यहां से तंत्रिका नाल उत्पन्न होती है। कौन उत्पन्न होती है, तंत्रिका नाल। अब ये जो तंत्रिका नाल है इस नाल के अंतिम भाग थोड़े थोड़े फूले हुए होते हैं। अब ये जो इसके अंतिम फूले हुए भाग है, ये अंतिम फूले हुए भाग कहलाते हैं हेरिंग काय। क्या कहलाते हैं, हेरिंग काय। और ये जो हेरिंग काय है, ध्यान से सुनना, हेरिंग काय, यही हेरिंग काय यहां से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को लाकर यहां पर इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो ये तंत्रिका नालों के द्वारा ऑक्सीटोसिन और दूसरा कौन सा है, प्लस में कौन सा है, वैसोप्रेसिन, ये दोनों के दोनों कहां पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस में। और ये न्यूरो हाइपोफाइसिस फिर जैसे जैसे आवश्यकता होती है इन हार्मोनों को शरीर में रक्त में मुक्त कर देता है, जिससे शरीर के अन्य सभी अंगों में ये हार्मोन फैल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन किस प्रकार से पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करते हैं, किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इस हाइपोथैलेमस से कितने तो संदमक हार्मोन निकलते हैं और कितने मोचक हार्मोन निकलते हैं, और उन हार्मोनों के कार्य क्या है, यानी वो संदमक और मोचक हार्मोन किस प्रकार से पीयूष ग्रंथि की क्रियाओं को या नियंत्रित करते हैं, और फिर पीयूष ग्रंथि उनके प्रभाव में कौन से हार्मोन मुक्त करती है। तो अब हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस से निकलने वाले विभिन्न संदमक हार्मोन और उन सभी हार्मोनों के कार्य।